हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। आज के इस टॉपिक में हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एग्जैक्टली होता क्या है और इससे एग्जैक्टली ये रेंट कॉन्सेप्ट कितनी और किस तरह से ब्रॉडनेस बनती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट के दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्लासिकल थ्योरी और दूसरा होता है मॉडर्न थ्योरी। तो ये क्लासिकल थ्योरी हमें डेविड रिकार्डो इनके द्वारा मिलती है, जिसे हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं। तो ये मॉडर्न थ्योरी हमें दी थी, या हमें इस कह सकते हैं कि ये डेवलप किया गया था जेएस मिल के द्वारा। तो ये मॉडर्न थ्योरी हमें जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ रेंट के द्वारा मिलती है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसे इकोनॉमिक्स ने इसे डेवलप नहीं किया है। तो इसमें डेवलप करने में कई इकोनॉमिक्स जुटे हुए हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे जेएस मिल ने ही दी थी, और उसके बाद कई इकोनॉमिक्स ने इस मॉडल को यहाँ पे मॉडिफाई किया था। और उनमें मॉडिफिकेशन करने वाले जो इकोनॉमिक्स थे उसमें बेनहम, डॉक्टर मार्शल्स, जॉन रॉबिन्सन्स, जोन्स, पैरेटो और बोल्डिंग, इन तरह के कई इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो बेसिकली हम देखें तो ये प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं, जिसे किसी भी गुड्स या सर्विस प्रोडक्ट करनी है, या उसका प्रोड्यूस लेना है, या उसको प्रोडक्शन हमें लेना है, तो उसके प्रोडक्शन फैक्टर तो सिर्फ 4 ही होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से लैंड से हमें क्या मिलता है? लैंड से हमें रेंट मिलता है, लेबर से हमें वेज मिलते हैं, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से इन 4 प्रोडक्शन फैक्टर को यूज़ करके ही हमें प्रोडक्शन मिलते हैं, और इनसे ही हमें रेंट मिल पाएगा। तो डेविड रिकार्डो, इनका जो कॉन्सेप्ट था थ्योरी ऑफ रेंट का, तो इनका जो फोकस था सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही हमें रेंट मिलता है। बट ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमें यही कहती है, जो रेंट मिलता है ये अदर जो फैक्टर है, लैंड से ही तो मिलेगा ही, बट उनके साथ साथ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनसे भी हमें रेंट मिल सकता है और मिलता है। यही डिफरेंस हमें क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। जो डेविड रिकार्डो ने हमें जो क्लासिकल थ्योरी रेंट की दी थी, इसका एक मॉडिफाई वर्जन, ये हमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को हम कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही है। हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल और मॉडर्न का, इसमें सिर्फ एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, वो है रेंट इज़ सरप्लस। रेंट को ही यहाँ पे सरप्लस कहा गया है। यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिमिलर है, और बाकी इसकी कॉन्सेप्ट में जितनी भी यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरी तरीके से क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी, ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस हमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये एग्जैक्टली है क्या, ये समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट या हमें क्लासिकल थ्योरी को ही हमें जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये जानने से एग्जैक्टली हमें रिकार्डियन थ्योरी क्या कहता है, ये हमें जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये रिकार्डियन से भी पहले अगर यहाँ पे कोई डिस्कस कर रहा था, या एग्जैक्टली ये रेंट होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे फर्स्टली जो इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे डिस्कस किया था वो थे फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स। ये फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स ने ही एक रेंट कॉन्सेप्ट लाया, या इसमें उन्होंने डिस्कस किया था। इसमें थे एडवर्ड वेस्ट, टोरेंट, रॉबर्ट माल्थस। इन फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स ने ही रेंट इस कॉन्सेप्ट को आगे लाया
और इसके बारे में डिस्कस किया। बट ये जो पॉइंट है या ये जो कॉन्सेप्ट है रेंट की, इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर देने की या यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बनाने की कोशिश यहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डेविड रिकार्डो के द्वारा ही बनी है और उनमें वो सक्सेस भी हुए हैं। और ये रेंट एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह से डेविड रिकार्डो ने लैंड से ही रेंट मिलता है, या हम कहें कि ये रेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो फर्स्टली यहाँ पे डेवलप करने का पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन जो दिया था वो डेविड रिकार्डो ने ही दिया है। और इसके आगे जाके हमें ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन हमें मिलता है। डेविड रिकार्डो हमें उनके इस थ्योरी में हमें ये कहते हैं, या हम कहें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि रेंट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही मिलती है। और ये रेंट बनने की वजह जो है ये होती है, दो रीज़न उन्होंने बताए हैं, वो है स्केर्सिटी ऑफ लैंड और फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल। इन दो वजह से ही या दो ये रीज़न ही है जो बनते हैं और बनाते हैं रेंट। और ये रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही मिलते हैं, इस तरह का रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हमें कहता है। और इसके आगे ये पॉइंट है, डेविड रिकार्डो कहते हैं ओरिजिनल एंड अनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल के पास होता है और उसके साथ साथ रेंट ये सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही बनते हैं। और जो सप्लाई है लैंड का वो लिमिटेड है, इनमें हम कुछ भी यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की जो लैंड होती है ये सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए लिया जाता है, उनके बाद जो सेकेंड क्वालिटी की या सेकेंड ग्रेड की जो लैंड्स होती है उसे कल्टीवेशन के लिए लिया जाता है। और उन्होंने कहा है कि जो कल्टीवेशन के लिए जो एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्न प्रोडक्शन ही लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है वो है ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे नहीं होता है। तो डेविड रिकार्डो इनके इस थ्योरी में ट्रांसफ़र अर्निंग नहीं होती है और सिर्फ लैंड से ही हमें यहाँ पे रेंट मिलता है। तो इन शॉर्ट हम कहें कि अन जो इनकम है ये मिलता है सिर्फ लैंडलॉर्ड को कि उसके पास वो लैंड है और लैंड से ही उसे जो सरप्लस आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास लैंड होने की वजह से ही होता है। तो हम इन शॉर्ट कहें जो मिनिमम सप्लाई प्राइस होता है या ट्रांसफ़र अर्निंग नहीं होने की वजह, ये दो मेन पॉइंट यहाँ पे लैंड के पास होते हैं। और लैंड एक्चुअली यहाँ पे कम होने की वजह से या हम कहें उसकी लिमिटेशंस उसकी होती है और इसके स्क्वायर में ही रह के ही हमें प्रॉफिट कमाना होता है। और जिसके पास लैंड होगा वो लैंडलॉर्ड उसे कल्टीवेशन के लिए देगा और कल्टीवेटर उसका प्रॉफिट लेके जो ऊपर जो एक्चुअली अर्निंग होगी वो जो मिलता है वही उसे रेंट कहा जाता है। और ये रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास लैंड होने की वजह ही जो अन इनकम होता है इससे ही मिलता है, क्योंकि ज़मीन को या लैंड को मिनिमम सप्लाई प्राइस नहीं होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें रिकार्डियन थ्योरी मिलती है और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट यही हमें एक्सप्लेन करता है। और अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक के पास जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट यही जो रिकार्डियन थ्योरी के जो व्यू है उसको ही आगे लेके जाके कुछ मॉडिफाई करते हैं और इस मॉडिफाई किए हुए वर्जन को ही हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमें ये कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिक रेंट इज़ द सरप्लस विच इज़ नॉट पेक्यूलियर टू द लैंड अलोन, इट कैन बी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो डिफरेंस है, रिकार्डियन हमें कहते हैं कि जो रेंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही मिलेगा, बट ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमें ये कहता है कि रेंट ये कॉन्सेप्ट या ये रेंट हमें यहाँ पे जो अदर फैक्टर है लैंड से तो मिलेगा ही,
बट अदर जो फैक्टर हमारे हैं लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लैंड, इन चारों फैक्टर से भी हमें रेंट मिल सकता है। और ये रेंट किस तरह से मिलेगा? स्केर्सिटी से ही मिलेगा। उस फैक्टर की जब स्केर्सिटी बनेगी तभी हमें यहाँ पे रेंट मिल पाएगा। अगर हमें इकोनॉमिक रेंट पाना है तो पाने के लिए एक्चुअल अर्निंग को माइनस करना होगा ट्रांसफ़र अर्निंग के साथ। तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग, इनके बीच में जो गैप क्रिएट होगा, यही गैप हमें इकोनॉमिक रेंट के बतौर मिलेगा। तो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग को इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो ये ट्रांसफ़र अर्निंग एग्जैक्टली है क्या? तो ये ट्रांसफ़र अर्निंग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट हमें उस प्रोडक्शन फैक्टर के बारे में या उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उनके पास और भी कई ऑप्शन होते हैं जो मिनिमम सप्लाई प्राइस क्रिएट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई पर्सन है, जैसे हमने यहाँ पे लेबर लिया है। अगर एक लेबर के पास उसके पास 4 स्किल है, तो ये 4 स्किल एग्जैक्टली है क्या? तो वो 4 तरह के जॉब कर सकता है और अपना गुजारा कर सकता है। तो पर्सन ए के पास 4 स्किल है। एक वो कर सकता है फाइनेंशियल मैनेजर बन सकता है, उसके पास वो स्किल है, तो वो मंथली 3 लाख यहाँ पे पर मंथ इनकम पा सकता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है वो पॉलिसी कंसल्टेंट्स बने, तो उसे 2.5 लाख पर मंथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थर्ड उसके पास जो स्किल है वो है बैंक मैनेजर बन सकता है, तो उसके लिए उससे 2 लाख पर मंथ ये ऑप्शन उसके पास है। तो फोर्थ उसके पास ऑप्शन है कि वो सेल्फ बिजनेस करे, तो ये सेल्फ बिजनेस करने के साथ साथ उससे जो मंथली इनकम आने वाली है वो है 1 लाख। तो इस तरह से 4 ऑप्शन उसके पास है और ये 4 ऑप्शन ही उसकी स्किल है। तो वो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन लेता है और अपना गुजारा कर सकता है। बट ये चारों ऑप्शन में उसको जो हाई लेवल से जो इनकम मिलने वाली है वो इनकम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर बनने के साथ साथ उसे पर मंथ 3 लाख यहाँ पे इनकम उसकी बन सकती है। तो यही उसकी क्या है? उसकी ये ट्रांसफ़र अर्निंग है। तो अगर ये हम माने कि अगर वो पॉलिसी कंसल्टेंट बनता है, ये भी ऑप्शन उसके पास है, बट उसे 2.5 लाख उसे पर मंथ मिलेगा। बट वो फाइनेंशियल मैनेजर बनेगा तो उसे 3 लाख पर मंथ उसके पास यहाँ पे इनकम आ सकती है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 50,000। तो ये 50,000 ही यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग होगी। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन तो वही है 2.5 का, तो यहाँ पे उसकी एक्चुअल अर्निंग वो यहाँ पे मिल सकता है 2.5, बट उसको 50,000 ये एडिशनल मिल सकता है। तो ये उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग, इन दोनों में जो गैप है, यही गैप हमें इकोनॉमिक रेंट ये हमें मिलता है। तो जिस तरह से हम देखें इकोनॉमिक रेंट ये किस तरह से होगा? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। अगर एक्चुअल अर्निंग उसकी 10,000 है और ट्रांसफ़र अर्निंग उसकी 9,500 है, तो ये जो गैप है, ये गैप ही यहाँ पे 500 का जो गैप है, यही गैप यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट बन के आती है। तो ये एक्चुअल अर्निंग और जो ट्रांसफ़र अर्निंग, इनमें जो गैप है, यही गैप जितना ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट यहाँ पे बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहता है। तो जिस तरह से हमने लेबर से पर्सन को उठाया, वैसे ही लैंड के यूज़ यहाँ पे रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट हमें कहता है कि ये सिर्फ कल्टीवेशन होता है, कॉर्न का प्रोडक्ट होता है और यही लिया जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है सिर्फ कॉर्न ही यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए। तो लैंड का यूज़ यहाँ पे हर कौन से भी यहाँ पे यूज़
के लिए हो सकता है, वो चाहे घर बनाने के लिए हो, एग्रीकल्चर बनाने के लिए हो, या फैक्ट्री बनाने के लिए हो, या गार्डन भी बन सकते हैं। वो लैंड पे हॉस्पिटल भी बन पाते हैं, लोगों के फार्म हाउस भी बन पाते हैं। और जनरली लैंड का यूज़ मोस्ट ऑफ यहाँ पे रोड बनाने में भी होते हैं। तो लैंड के कई यूज़ होते हैं, और इस यूज़ के साथ साथ उनका जो एक्चुअल अर्निंग और उनका ट्रांसफ़र अर्निंग, ये दोनों भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस ही यहाँ पे उस फैक्टर का इकोनॉमिक रेंट बन पाता है। तो उसी तरह से कैपिटल फैक्टर से हमें मिलता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मिलाने के ये सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई आरडी करते हैं, तो कोई लोगों को इंटरेस्ट पे देते हैं। तो कई यहाँ पे सोर्सेस बन पाते हैं जिससे कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिल पाता है। उस तरह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे उनको मिलता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किस तरह से, कौन से बिजनेस में यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे ध्यान रखे, या कौन सा प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केटिंग करे, तो जिससे उनको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये जो सोर्सेस यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर के बन के आते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी बन के आती है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफ़र अर्निंग कहते हैं। और यही डिफरेंस यहाँ पे रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में हमें दिखाई देते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, इसमें मिस जॉन रॉबिन्सन, इनका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे ज़्यादा है। इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो उनकी बुक थी, उन्होंने इस बुक में मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये किस तरह से होता है और किस तरह से डेवलप होता है, तो इसके बारे में उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो है: The essence of the conceptions of the rent is the conception of the surplus earning by the particular factor of production over and above the minimum earning necessary to induce the factor to work। तो इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा है जो अर्निंग है या सरप्लस अर्निंग, या हम जिसे रेंट कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड से नहीं मिलता है जिस तरह से रिकार्डियन कहते हैं। तो जॉन रॉबिन्सन हमें कहते हैं कि जो सरप्लस अर्निंग जो है, ये हमें अदर फैक्टर जो है इनके साथ भी मिल सकते हैं। तो ये कब होगा, जब उनकी सप्लाई प्राइस जब हाई होती है, या हम कहें कि जब स्केर्सिटी बढ़ेगी, तब हमें यहाँ पे सरप्लस अर्निंग मिलेगी। तो उसी तरह से बेनहम हमें क्या कहते हैं, बेनहम हमें कहते हैं द अमाउंट ऑफ द मनी विच एनी पर्टिकुलर यूनिट कुड अर्न इन द इज बेस्ट पेड टू अल्टरनेट यूज इज द समटाइम्स कॉल्ड इट्स ट्रांसफ़र अर्निंग। प्रोफेसर बेनहम हमें कहते हैं कि जिस तरह से अदर फैक्टर है, इनसे भी हमें यहाँ पे सरप्लस अर्निंग हमें मिल सकती है। तो ये किस तरह से मिलेगी, उसके अल्टरनेटिव यूज़ से ही हमें उसका जो बेस्ट आएगा, इससे हमें रेंट मिलेगा। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो अदर फैक्टर है इसके बारे में कहा है। उसी तरह से स्टोनियर एंड हेग भी हमें यही कहते हैं, रेंट इज़ अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द ट्रांसफ़र अर्निंग। जो एक्सेस जो हमें मिलता है पेमेंट का, जो अदर फैक्टर से भी हमें मिल पाएगा, उसी को ही ट्रांसफ़र अर्निंग कहते हैं। तो आगे जाके हम देखते हैं इसके अजम्पशन क्या है, इसे अजम्पशन कहे या इसके फीचर्स क्या है, तो किस पे बेस है ये मॉडल। तो यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन है, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। रेंट ये सभी जो प्रोडक्शन फैक्टर है उसका एक पार्ट हो सकता है, ना कि यहाँ पे लैंड का, सिर्फ और सिर्फ लैंड का हो सकता है। जो जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर हैं सबसे हमें यहाँ पे रेंट मिलता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंप्लिसिटी, यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में हमें मिलती है। सेकेंड यहाँ पे अजम्पशन है, अमाउंट ऑफ रेंट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। जो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा, यही डिफरेंस हमें यहाँ पे उस फैक्टर से मिलने वाला रेंट हम कह सकते हैं। थर्ड अजम्पशन है,
रेंट अराइज व्हेन द सप्लाई ऑफ द फैक्टर इज आइदर द परफेक्टली इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो यहाँ पे जो हमें रेंट मिलेगा, ये रेंट कब मिलेगा? ये रेंट हमें जब यहाँ पे कंडीशन परफेक्टली इन इलास्टिक हो या लेस इलास्टिक हो, ये दोनों यहाँ पे सिचुएशन पे हमें रेंट मिल पाएगा। जब कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक होती है तब हमें रेंट नहीं मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर वाइजर डिवाइडेड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इनटू टू पार्ट। प्रोफेसर वाइजर जो एक ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, उन्होंने यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? दिस फैक्टर रेफर टू द दोज फैक्टर्स विच हैव ओनली यूज फॉर एग्जाम्पल फार्म यूज फॉर द ग्रोइंग वीट। जो यहाँ पे फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन लेता है, उसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। और सेकंड है नॉन स्पेसिफिक। इसे कहते हैं दिस फैक्टर आर द दोज द विच हैव अ मोबिलिटी एंड कैन बी पुट टू डिफरेंस यूज़। ये की फैक्टर अलग अलग जो डिफरेंस यहाँ पे जो यूज़ है उसे यूज़ करने के लिए जिस तरह से यूज़ करेंगे और जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है या ट्रांसफ़र अर्निंग बनती है, उसे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर वाइजर ने यहाँ पे दो तरह के हमें प्रोडक्शन फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट का किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एग्जैक्टली ये डिटर्मिनेशंस यहाँ पे दो टाइप्स में होते हैं। एक होता है रेंट ऑफ लैंड और दूसरा होता है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। तो ये दोनों तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है रेंट ऑफ लैंड, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिमांड फॉर लैंड और सेकेंड होता है सप्लाई ऑफ लैंड। तो ये डिमांड फॉर लैंड क्या होता है? तो जब यहाँ पे लैंड की जो डिमांड बढ़ती है, तो ये डिमांड सिर्फ लैंड की वजह से नहीं बढ़ती है। तो जो लैंड में जो कल्टीवेशन के लिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे डिमांड की जा रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से लैंड की डिमांड बढ़ती है। तो क्या होता है, जो कल्टीवेशन किया जाएगा फूड का, उस फूड को जब डिमांड बढ़ेगी तो वो डिमांड यहाँ पे कन्वर्ट होती है लैंड के डिमांड पे, और ये कल्टीवेशन के लिए ही लैंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो लैंड की जो डिमांड बढ़ती है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे लैंड यहाँ पे लिमिटेड होती है, उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे लैंड की जो डिमांड है, ये डिमांड डिपेंड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व पे, जिसे हम इन शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं। और ये एमपीसी कर्व हमेशा नेगेटिव डाउन स्लोप कर्व होता है। तो इसके वजह से ही यहाँ पे लैंड की जो डिमांड है, ये हमेशा डाउन स्लोप की तरह ही हमें दिखाई देती है, जो ऊपर से नीचे यहाँ पे डाउन स्लोप की नज़र से ही हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेकंड है सप्लाई ऑफ लैंड। तो ये सप्लाई ऑफ लैंड यहाँ पे जो डेविड रिकार्डो हमें देते हैं, वो तो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के जो इकोनॉमिक्स है वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। बट वो कहते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किए हैं जो सप्लाई ऑफ लैंड है। एक तो वो कहते हैं कि ओवरऑल जो लैंड की जो यहाँ पे सप्लाई है वो लिमिटेड है, उसे हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। बट इंडिविजुअल जब एक फर्म या एक इंडस्ट्री जब अपनी यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ाती है, तो उससे लगने वाली जो लैंड है उसकी डिमांड जब बढ़ेगी, तब उसे सप्लाई यहाँ पे लैंड का अवेलेबल इजीली हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई गेहूं का यहाँ पे कल्टीवेशन करता है और उसे अगर अपनी लैंड अगर बढ़ानी है, तो उसके लिए अगर उसके नियर बाय अगर कोई राइस का प्रोडक्शन लेता है,
तो उसे भी अगर अपने पास कन्वर्ट करना है, या राइस का जो कल्टीवेशन है उसे व्हीट में कन्वर्ट करने के लिए उसे ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा देने वाला जो रेंट है, यही रेंट यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट बन पाता है, या उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। तो ये व्हीट फर्म या व्हीट कल्टीवेशन जब अपनी राइस वाले फर्म को अपने पास लेते हैं, या अपनी जो बॉर्डर बढ़ाते हैं, लैंड की जो सप्लाई लेते हैं डिमांड पे, तो उसको देने वाली जो रेंट है इसे ही इकोनॉमिक रेंट कहा जाता है, या हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह से रेंट यहाँ पे डिमांड पे सप्लाई उसकी हो सकती है, एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के जो इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि नो स्केर्सिटी इन द लैंड। तो एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो एक फर्म को लगने वाली जो लैंड की डिमांड अगर पूरी करनी है तो उसे इजीली यहाँ पे उसकी लैंड की सप्लाई हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने जो यहाँ पे स्केर्सिटी यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है ये बताया है। एक छोटा सा चेंजेस यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हमारा सेकंड पॉइंट है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। ये पॉइंट हमें ये कहता है, इसके 3 पॉसिबिलिटी होते हैं। एक होता है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। सेकेंड होता है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक। जिस तरह से मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमें उसके अजम्पशन पे हमें कहते हैं कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो या लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक हो तभी ही यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट बन पाएगा। तो यहाँ पे जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट नहीं बन पाता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी हमें यही कहती है, जब परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो और लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक हो, ये 2 ही कंडीशन में हम इकोनॉमिक रेंट मिल पाएंगे। जो अदर जो फैक्टर है इनसे हम इकोनॉमिक रेंट या इन फैक्टर से भी हमें रेंट मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो 3 जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में हमें मिलता है, उसमें फर्स्ट जो है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। जब ये कंडीशन यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होती है तब इस फर्स्ट वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हमें जो रेंट मिलेगा ये रेंट नो रेंट है। यहाँ पे रेंट और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग ये होती है ये पूरी तरीके से ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट ऑफ लैंड और वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस एंड रेंट। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डी है, ये डी यहाँ पे डिमांड है, डिमांड कर्व हमें मिलता है, और ये एस जो है ये हमें सप्लाई कर्व जो है ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इलास्टिक है। तो जब यहाँ पे सप्लाई पूरी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है तब यहाँ पे जो रेंट होता है ये रेंट पूरी तरीके से यहाँ पे ज़ीरो होता है। तो ये होता है क्या है, जब एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, तो इससे हमें मिलता क्या है इकोनॉमिक रेंट। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे 10 है, हम माइनस करेंगे ट्रांसफ़र अर्निंग भी हमारा 10 है, तो हमें मिलेगा 0। तो हमें इकोनॉमिक रेंट ये 0 मिलेगा। अगर जितना एक्चुअल अर्निंग है उतना ही अगर ट्रांसफ़र अर्निंग हमें मिलता है तो ये पूरी तरीके से हमें यहाँ पे 0, यहाँ पे जो इकोनॉमिक रेंट हमें 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है ये पूरी तरीके से इलास्टिक है। क्योंकि जब सप्लाई इलास्टिक होता है तो यहाँ पे स्केर्सिटी
पूरी तरीके से नहीं बन पाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट या उस फैक्टर से आने वाला जो यहाँ पे प्रोडक्शन है ये उसका सप्लाई इजीली अवेलेबल होता है, और इससे ही यहाँ पे स्कैरसिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा रेंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे ज़ीरो है। तो मीन्स ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें कहता है नो रेंट। तो उसी तरह से हमारा जो सेकंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो कहता है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पे ये इन इलास्टिक होने की वजह से यहाँ पे हमें रेंट मिल पाता है। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। जब ये सप्लाई यहाँ पे इन इलास्टिक होता है तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफ़र अर्निंग होता है ये पूरी तरीके से ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे ज़ीरो बन पाएगा तब हमारा यहाँ पे जो रेंट है पूरी तरीके से यहाँ पे हमें रेंट मिलता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ लैंड्स और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस और रेंट लिया है। तो ये जो हमारा जो सप्लाई है ये वर्टिकली हमें दिखाई देता है, इसका मीन्स होता है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे डी से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें यूनिट ऑफ लैंड ओ क्यू और प्राइस हमें या रेंट हमें ओ पी इतना मिलता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे 10 है और ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे 0 है। तो हमारा इकोनॉमिक रेंट कैसे बन पाएगा? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा एक्चुअल अर्निंग हम 10 समझते हैं तो माइनस यहाँ पे करेंगे ट्रांसफ़र अर्निंग 0 है, क्योंकि जब यहाँ पे परफेक्टली अनइलास्टिक होता है जो भी कोई फैक्टर तो यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे 0 होती है। तो ये हमारा एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे कितना हुआ? ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू माइनस हमने ट्रांसफ़र अर्निंग 0 ली। तो यहाँ पे हमारा जो अगर हम मान लेते हैं ये ओ पी ई क्यू ये हमारा 10 है, 10 यूनिट है, तो हमारा एक्चुअल अर्निंग 10 हुआ। तो हमारा माइनस हम करेंगे तो माइनस 0 से ट्रांसफ़र अर्निंग 0, तो ये हमें इकोनॉमिक रेंट मिल पाया 10। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे 10 है और ट्रांसफ़र अर्निंग 0 है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हमें मिलता है जो फैक्टर का है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो एक्चुअल अर्निंग हमें मिली ओ पी ई क्यू माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग भी उतनी हमें मिली ओ पी ई क्यू। तो ये दोनों भी माइनस करेंगे तो ये भी 0 0 0 मिला। तो ये हमें 0 मिला। क्या मिला हमें यहाँ पे? इकोनॉमिक रेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग ये इक्वल है ट्रांसफ़र अर्निंग के साथ, इसलिए हमें यहाँ पे जो इकोनॉमिक रेंट है ये हमें 0 मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्टली हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक में हमें ट्रांसफ़र अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग ये इक्वल होता है, और सेकंड में हमने देखा यहाँ पे जो परफेक्टली इन इलास्टिक होने की वजह से सप्लाई ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग हमें मिलती है बट यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग हमें 0 मिलती है। तो इस तरह से ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन हमें मिलता है यहाँ पे टोटल रेंट। ये पूरा पोर्शन ओ पी ई क्यू ये पूरा पोर्शन हमें टोटल रेंट की तरह से हमें मिलता है। इस तरह से हमारा थर्ड यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन के आता है वो है सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक।
ये डायग्राम हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि इसमें रेंट भी हमें दिखाई देता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग भी दिखाई देता है। बट फर्स्ट में हमने देखा यहाँ वहाँ पे हमें रेंट ही नहीं दिखता, यहाँ पे रेंट और ट्रांसफ़र अर्निंग इक्वल होते हैं। सेकंड में हमने देखा वहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो होता है और सिर्फ रेंट ही दिखाई देता है। और थर्ड में हमें रेंट और ट्रांसफ़र अर्निंग ये दोनों भी हमें एक ऐसे पोजीशन में दिखाई देते हैं कि स्केर्सिटी कैसे कम होती है उससे ट्रांसफ़र अर्निंग बढ़ती है, और जिस तरह से ट्रांसफ़र अर्निंग और रेंट ये दोनों किस तरह से हमें डिटर्मिनेशन यहाँ पे इस पॉइंट में मिलते हैं ये हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखने से पहले हम देखेंगे कि ये टेबल हमें क्या कहता है। ये टेबल हमें कहता है कि फर्स्ट में हमने देखा लिया है लेबर अर्निंग, सेकंड में एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफ़र अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट। तो इस किस तरह से डिवाइडेशन होता है यहाँ पे हमने देखा कि एक फर्स्ट लेबर जब उसकी अर्निंग 100 होती है तो उसकी एक्चुअल अर्निंग भी 100 होगी और ट्रांसफ़र अर्निंग भी 100 होगी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट ज़ीरो उभर के आता है। सेकंड में हम देखते हैं जब लेबर की अर्निंग जब बढ़ती है तब उसकी एक्चुअल अर्निंग भी बढ़ेगी, तो उसकी एक्चुअल अर्निंग 150 होती है और ट्रांसफ़र अर्निंग जो वो फिक्स ही होती है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है हर ट्रांसफ़र अर्निंग फिक्स है जो 100 होगी। तो यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस आएगा यही डिफरेंस यहाँ पे हमें इकोनॉमिक रेंट के बतौर हमें मिलेगा। उसी तरह से जब लेबर की अर्निंग और भी बढ़ती है तो उसकी एक्चुअल अर्निंग बढ़ती है बट उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग उतनी ही होती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि जब उसकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे 200 होती है तो उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग 100 ही है। तो ये अगर माइनस करेंगे तो ये हमें इकोनॉमिक रेंट यहाँ पे 100 मिलता है। ये क्यों होता है? जब स्केर्सिटी बढ़ती है और स्केर्सिटी बढ़ने की वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी आती है ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कन्वर्ट होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सरप्लस अर्निंग को। तो ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग जो यहाँ पे उभर के आती है सरप्लस के द्वारा, यही इसी को यहाँ पे रेंट जो मिलेगा वो कौन से भी फैक्टर को उसकी स्केर्सिटी अगर कम होती है तो उससे सरप्लस यहाँ पे अर्निंग होती है। तो अगर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड यहाँ पे जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या कहता है? तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने लिया है यूनिट ऑफ लैंड और वाई एक्सेस पे लिया है हमने रेंट और प्राइस। यहाँ पे जब सप्लाई और डिमांड यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें OQ4 यहाँ पे इतना यूनिट्स और OP यहाँ पे इतनी प्राइस और रेंट यहाँ पे इंडिकेट किया है हमने। अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि OQ1 यहाँ पे इतनी लैंड की जब यूज़ होती है तो यहाँ पे प्राइस OP इतनी इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे OQ पे मिलती है Q1 से M तक, ये हमें ट्रांसफ़र अर्निंग है। और ऊपर M से हम यहाँ पे नाम देते हैं B और M से ऊपर MB तक, ये जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ही यहाँ पे OQ1 ये पोर्शन लैंड के यूज़ पे हमें स्केर्सिटी होने की वजह से स्केर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होगा। M से B तक यहाँ पे हमें जो रेंट है ये मिलता है। तो यहाँ पे टोटल पोर्शंस जो हमें उभर के आता है ये आता है OQ1 BP, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे हमें प्रोडक्शन मिलता है। उसमें OQ1 MS ये यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग और यहाँ पे रेंट MBPS ये यहाँ पे रेंट उभर के आता है। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा OQ2 ये जो लैंड का यूज़ होता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हमारा OQ2 CPS ये पोर्शन हमें टोटल प्रोडक्शन उभर के आता है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग हमें OQ2 NS ये हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग, और यही पोजीशन पे हमारा जो रेंट है ये रेंट SNCP ये हमारा रेंट उभर के आता है। उसी तरह से हम जब यहाँ पे लैंड की यूज़ बढ़ाते हैं तो ये OQ3 से ये पोर्शन में आने के बाद हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे इस पॉइंट पे Q3 से
टी तक जाता है, या पूरा हम देखें तो ओ Q3 टी एस ये हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग, और हमारा जो रेंट है ये पोजीशन पे TD1, या क्योंकि हमने ऑलरेडी डी यहाँ पे इंडिकेट किया है डिमांड कर्व को, तो इसलिए यहाँ पे डी डैश हमने लिया है। तो यहाँ पे इस Q3 पे हमें, अगर हम मान ले कि Q3 टी ये हमारा अगर ट्रांसफ़र अर्निंग है, तो TD1 ये हमारा यहाँ पे रेंट है, क्योंकि स्केर्सिटी कम होने की वजह से यहाँ पे रेंट कम मिला है। उसी तरह से हम आगे जाए, हमारा लैंड का यूज़ अगर OQ4 तक हम जाते हैं, तो यहाँ पे ये पोर्शन पे अगर हम देखें ई पॉइंट पे, यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग और रेंट ये दोनों भी, या एक्चुअल अर्निंग ये दोनों भी यहाँ पे ज़ीरो है, इसलिए इस पोजीशन पे हमें रेंट नहीं मिलता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारा इकोनॉमिक रेंट किस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक रेंट, या हम कहें कि टोटल प्रोडक्शन हमारा, क्योंकि हम माइनस ही करेंगे ना इसे, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, OPEQ4। अब इसमें से हम एक्चुअल हमारा अर्निंग क्या हुआ, तो ये हमारा अर्निंग हुआ जिसे हम रेंट कहते हैं, ये हुआ SPE, ये माइनस करेंगे ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र अर्निंग हमारा क्या हुआ, तो ये हमें मिला OSEQ4। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक यहाँ पे जो रेंट है ये हमें मिला एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। तो यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग हमारा कितना हुआ, एक्चुअल अर्निंग हमारा OPEQ4 माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग OSEQ4, ये माइनस करने के बाद हमें SPE ये पोर्शन हमें मिलता है। यही है हमारा इकोनॉमिक रेंट। तो यहाँ पे हमारा ये इकोनॉमिक रेंट है, ये हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग है, और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन से हम ट्रांसफ़र अर्निंग माइनस करेंगे तो हमें वो रेंट मिलेगा, जिसे हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें तो हमारा टोटल प्रोडक्शन या टोटल लैंड का यूज़ OQ4 पे हुआ, और उसकी प्राइस और रेंट OP पे हमें मिला है। तो यहाँ पे D और S जो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, तो ये हमें OQ4 लैंड और OP प्राइस या रेंट हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है OPEQ4, और हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे उभर के आता है OSEQ4। तो ये टोटल प्रोडक्शन से हम माइनस करेंगे ट्रांसफ़र अर्निंग, तो हमें ट्रांसफ़र अर्निंग माइनस करने के बाद हमें SPE ये पोर्शन जो यहाँ पे ये हमें रेंट मिलता है, और ये पोर्शन हमें ट्रांसफ़र अर्निंग मिलती है। तो ये एक डायग्राम ऐसा है जहाँ पे लेस यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पे सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स होने की साथ साथ ये दोनों भी, रेंट भी हमें दिखाई देता है और ट्रांसफ़र अर्निंग भी हमें दिखाई देता है। तो इसी के साथ ये एग्जैक्टली इसके पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या कहते हैं, तो हमें ये कहता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये बेटर दैन रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट्स से है, क्योंकि रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट में कुछ लिमिटेशन है, उसके कुछ अजम्पशन है जिस पे हम ये पूरी तरीके से यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये हमें बेटर दैन यहाँ पे रिकार्डन थ्योरी से लगता है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये मोर ऑब्जेक्टिव है, रियलिस्टिक लगता है, कॉम्प्रहेंसिव लगता है, साइंटिफिक लगता है, लॉजिकली यहाँ पे हमें एक्सप्लेन होता है, और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो
इम्पोर्टेंस दिए गए हैं, जो रेंट है और ट्रांसफ़र अर्निंग है, इसमें जो डिफरेंस यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे ये रियलिस्टिक लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे आज का इस टॉपिक में हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में बस इतना ही। थैंक यू।